हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एडू शाखा। मेरा नाम है राहुल कुमार और ये है हमारे केमिस्ट्री क्लासेस जिसमें ये हमारा तीसरा वीडियो है और हमने स्टार्ट किया था केमिकल काइनेटिक्स। तो आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ये मेनली क्या है? हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे जहां पे हमने देखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के दो तरीके थे। कौन कौन से दो तरीके? एक तरीका ये था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है कैसे निकालोगे, आप निकाले थे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम। एक तो ये फॉर्मूला था। दूसरा जो आया था रेट लॉ से, ये तो पहले से था। दूसरा हमने देखा था रेट लॉ से। रेट लॉ से क्या देखा था? जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो किसके बराबर होता है? रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर समथिंग। जहां पे ये पावर क्या था? इस पावर को हम कहते हैं ऑर्डर। तो ये चीज है। तो आज हम इन्हीं दोनों को मिलाकर देखने की कोशिश करेंगे कि किसी भी रिएक्शन के दौरान जो है कंसंट्रेशन के अनुसार क्या क्या बदलाव आ रहा है उसके बारे में। रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में जो है क्या क्या अंतर आता है उसके बारे में इस वीडियो में हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कि दोनों को मिलाएंगे तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें क्या रिलेशन मिलेगा उसके लिए। तो देखो इसी को रख रहे हैं यहाँ पे। तो हमें पता है रेट होता है माइनस डी आर बाई डी टी। और अगर बात किया जाए फॉर जीरो ऑर्डर, तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या मतलब हो जाएगा? मतलब ये हो गया कि x का वैल्यू हम रख देंगे जीरो। जीरो ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? x की वैल्यू हम रख देंगे जीरो। तो अगर x की वैल्यू जीरो रख दिया तो क्या हो जाएगा? रेट जो है k रिएक्टेंट का पावर हो जाएगा शून्य, और किसी भी चीज का पावर अगर शून्य है तो वैल्यू हो जाती है 1। तो इस केस में रेट किसके बराबर हो जा रहा है? रेट बराबर हो जा रहा है k। तो हमारे पास दो इक्वेशन मिल गया रेट के लिए। क्या? रेट होता है माइनस डी आर बाई डी टी, और एक जो इक्वेशन मिला है रेट का वो है k के बराबर। इन्हीं दोनों को क्या करते हैं? इक्वेट करते हैं। इन दोनों को क्या करेंगे? इक्वेट कर देंगे। तो इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो इधर है माइनस डी आर बाई डी टी, ये बराबर हो जाएगा किसके? k के। दोनों को इक्वल कर दिया, ये भी रेट इसके बराबर, ये भी रेट इसके बराबर, तो जाहिर सी बात है ये दोनों आपस में ही बराबर होगा। तो ये चीज है। अब छोटा सा जो ये रिएक्शन का चेंज है, रिएक्टेंट का चेंज है, इसको इधर ले गए तो ये हो गया k इंटू डी टी। ओके, माइनस साइन को इधर से उधर हटा दे रहे हैं तो माइनस k डी टी, ये हो गया। अब देखिए d मतलब क्या होता है? स्मॉल चेंज। अगर सपोज करो हम देखना चाह रहे हैं पूरे रिएक्शन के दौरान क्या बदलाव आया है रिएक्टेंट में, तो क्या करेंगे? अब पूरे रिएक्शन के दौरान का मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया, सपोज करिए हमारे पास था रिएक्टेंट और ये बना रहा है प्रोडक्ट। तो उस केस में मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन हम रिएक्टेंट का ले लेते हैं R0। ठीक है, एट टाइम t0 पर जो है क्या देखा जा रहा है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमारा R0 है। और शुरुआत में मान लो ये प्रोडक्ट नहीं बना, अभी सिर्फ रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट नहीं है, तो हम मान लेते हैं जीरो प्रोडक्ट है। जैसे जैसे समय जाएगा ये जो R0 है ये घटता जाएगा। मान लीजिए थोड़े समय बाद टाइम t पर जो रिएक्टेंट बचा हुआ है वो कितना है? वो R बचा हुआ है। बाकी सब खर्च हो गया, R0 में से बचा कितना? अब बस R बचा हुआ है और कुछ प्रोडक्ट बना होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि भाई पूरा चेंज कितना है, dr क्या दर्शाता है? dr तो दर्शाता है छोटे सा चेंज, छोटे से टाइम में छोटे से चेंज को दर्शाया जा रहा है। लेकिन हमें चाहिए कि पूरा चेंज हमें मिले। तो पूरा चेंज मिले तो क्या करेंगे? हर एक छोटा छोटा चेंज को जो है जोड़ देंगे, और यही छोटे छोटे चेंज को जोड़ते हैं तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो अगर हमें पूरा जो रिएक्शन के दौरान कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का चेंज चाहिए, समय के साथ कितना चेंज हुआ है कंसंट्रेशन में, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम यहां पर ले लेंगे, दोनों तरफ कर देंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, तो इंटीग्रेट कर रहे हैं दोनों तरफ तो क्या होगा? ठीक है, तो यहां तक हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पे तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो गया डी आर, इंटीग्रेशन का साइन है, इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन डी टी। ओके,
देखिए अगर कोई लिमिट नहीं है तो हम सीधे सीधे इंटीग्रेट करके आगे कांस्टेंट ले सकते हैं, लेकिन हम मान लेते हैं लिमिट कि हम कहां से कहां तक कर रहे हैं। शुरुआती वैल्यू हमारा आर नॉट है, फाइनल वैल्यू हमारा आर है, शुरुआती टाइम हमारा 0 है, फाइनल टाइम हमारा टी है। तो क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं कहां से कहां तक, तो शुरुआती जो वैल्यू है आर नॉट और फाइनल वैल्यू हमारा आर है। सिमिलरली ये 0 से टी तक का इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब देखिए अगर इंटीग्रेट किया जाए dx का तो वैल्यू क्या आता है, अगर इंटीग्रेशन dx का है तो वैल्यू होता है x, इंटीग्रेशन ऑफ dx देता है वैल्यू आपको x। ठीक है, मान लो अगर ये इंटीग्रेशन हुआ है 2 से 4 तक, लिमिट रख दिया 2 से 4, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हम करेंगे ये कि यहाँ पर वैल्यू कुछ इस तरीके से बिठाएंगे। अब वैल्यू पुट करने का तरीका क्या होता है, x तो वेरिएबल है, जो ये अपर वैल्यू कहलाता है, 4 जो है अपर वैल्यू और 2 जो है ये लोअर वैल्यू कहलाता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जो है 4 बिठाएंगे, फिर लेते हैं माइनस और फिर लोअर वैल्यू बिठाते हैं, तो सीधे सीधे वैल्यू हमारे पास 2 आ जाती है। तो इंटीग्रेट करेंगे dx को 2 से 4 तक तो वैल्यू हमारे पास 2 आ रहा है। तो ये चीज है। तो क्या किया गया है, यहाँ पे वेरिएबल था तो इसमें पहले अपर लिमिट रखा गया फिर लोअर लिमिट रखा गया है, इसकी जरूरत यहाँ पड़ेगी इसलिए बताया। तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेट किया तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, r कहां से कहां तक, तो ये है r0 से r तक, माइनस के यहाँ पर आया t, t कहां से 0 से t तक। अब देखो ये वेरिएबल है, ये दोनों तो फिक्स वैल्यू, लेकिन r जो है ये वेरिएबल है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पहले अपर लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट r माइनस, फिर यहाँ पे रखेंगे लोअर लिमिट, तो ये हो गया r0, दिस इज इक्वल टू माइनस के। अब यहाँ पर भी t माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो ये चीज है। तो ये सीधे सीधे हो गया r माइनस r0 और ये हो गया माइनस के t। ओके, सपोज करो इसको उधर लेके चले जाए तो हमारे पास जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रिएक्शन कौन ये बन जाता है इक्वेशन, ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। जो थोड़े से बाद कंसंट्रेशन वो कितना हो जाएगा, माइनस के टी प्लस आर नॉट। तो ये आ जाता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इसी को बोल रहे हैं। अब सपोज करिए कभी भी हो जाता है कि अगर मान लो यहां से हमें निकालना है k की वैल्यू, यहां से निकालना है k की वैल्यू, तो क्या करेंगे, तो यहां पर r माइनस आर नॉट बाई टी, इस t को इधर लेके आ जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस के। अगर यहां से माइनस साइन हटाओगे तो मान लो माइनस हम इधर ले लें, तो माइनस जब इधर ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा k इज इक्वल टू माइनस, ये नेगेटिव हो जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा आर नॉट माइनस आर बाई टी। तो k निकालना हो तो k कैसे निकालोगे, आर नॉट माइनस आर बाई टी। तो ये हो गया इंटीग्रेटेड रेट लॉ जीरो ऑर्डर के लिए। अगर यहां से आपको रेट कांस्टेंट निकालना है तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, आर नॉट माइनस आर बाई टी। आर नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, आर क्या है, अप टू फाइनल कंसंट्रेशन जहां तक रिएक्शन हो रहा है, टी हो गया कितने समय में रिएक्शन हो रहा है, तो उसके बारे में टी हमें बताएगा। तो ये हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ओके, अब देखिए इसी में आगे देखेंगे तो हम थोड़ा सा ग्राफ को देखेंगे कि भाई इसमें जो ग्राफ किस तरीके का बनता है, क्या होता है। तो ग्राफ हम यहां से बना सकते हैं, कैसे देखिए ये अगर आपको इक्वेशन दिख रहा है तो मैथ्स में जैसे ग्राफ पढ़ते हैं तो मेनली क्या होता है, अगर आपको ऐसे मिल रहा है y इज इक्वल टू 4x, तो इस तरह ग्राफ है, तो इस तरह ग्राफ कैसा बनता है, तो इस तरह ग्राफ कुछ ऐसे बनता है जो शुरुआत से पास करता है, इधर x एक्सिस है इधर y एक्सिस है और जो 4 होता है ये स्लोप होता है। ठीक है, इसी तरह से ग्राफ बनता है y इज इक्वल टू 4x प्लस 5। अगर इस तरह ग्राफ है तो ये किस तरीके से बनेगा, ये कुछ ऐसा बनता है। प्लस 5 क्या है, प्लस 5 y इंटरसेप्ट बताता है कि y पे कहीं तो कट रहा है, 5 पे कट रहा है और 4 स्लोप है और ये। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो ये ग्राफ कुछ इसी तरीके का है, कैसा, यहाँ पे r हो गया दिस इज इक्वल टू माइनस के टी और प्लस r नॉट, तो ये भी कुछ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कुछ इस तरह का ग्राफ बन रहा है। तो इसके लिए जो ग्राफ आता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, जो ग्राफ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो कुछ इसी तरह ग्राफ होगा, जहां पे इसको हम क्या करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे जा रहा है,
हाँ एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव जब रहेगा तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बनेगा, नीचे की तरफ से जाएगा। तो इधर हमारे पास जो है r, y पे रखेंगे r, x पे रखेंगे टाइम। r का मतलब हो गया कंसंट्रेशन, r का मतलब इधर क्या हो जाएगा, इधर हम लोग ले रहे हैं कंसंट्रेशन को लेकर। ओके, तो ये जो ग्राफ आपको देखने को मिलेगा ये कुछ इस तरीके से डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ जो है स्लोप करता हुआ ग्राफ बनेगा फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये चीज हो गया आपके पास। अब देखिए, जैसे मान लीजिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, कोई ऐसा एग्जांपल जो जीरो ऑर्डर का हो, तो मेनली देखो है क्या नॉर्मली जो है रिएक्शंस सभी कुछ ना कुछ ऑर्डर के होंगे, बट यहाँ पर बात करते हैं जैसे कि अमोनियम का डिकम्पोजिशन जो है प्लैटिनम की मदद से जब किया जाता है, अमोनियम का डिकम्पोजिशन प्लैटिनम की मदद से जब किया जाता है तो ये जो रिएक्शन है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाता है। मेनली शुरुआत में देखोगे तो रिएक्शन कहीं ना कहीं अमोनिया पे डिपेंड करेगा, बट आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम जो रिएक्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, ये अमोनिया के कंसंट्रेशन पे निर्भर ही नहीं करता है। तो ये एक तरीके से जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया, क्या, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लैटिनम। इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, अमोनिया, सॉरी पैलेडियम, तो ये जो उदाहरण होता है बेसिकली ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का होता है। शुरुआत में अमोनिया पे निर्भर करता है रेट ऑफ रिएक्शन, बट आफ्टर सर्टेन टाइम अमोनिया पे रिएक्शन नहीं करेगा, अमोनिया पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये चीज है आपके पास। ओके, अब देखो यहाँ पे एक जो बात आती है वो है हाफ लाइफ को लेकर, कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अगर हम चाहते हैं हाफ लाइफ निकालना, पहली बात हाफ लाइफ होता क्या है। हाफ लाइफ का मतलब ये हो गया, मान लीजिए शुरुआत में आपने कुछ कंसंट्रेशन लिया है, ठीक है, कितने समय बाद उसका आधा वैल्यू हो जाएगा। कहने का मतलब यह है, अगर मान लो रिएक्टेंट आपने 100 ग्राम लिया तो उसको 50 ग्राम होने में कितना देर लग रहा है, तो जो समय लग रहा है इसी समय को बोलते हैं हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ वो समय होता है जितने समय में जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो आधा हो जाए, उस समय को हाफ लाइफ बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपके पास। तो अगर मान लीजिए हम निकालना चाहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ, तो क्या हो जाएगा, हमने देखा था कि रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट दे रहा है प्रोडक्ट। ओके, यहां पे अगर हम बात करें, रिएक्टेंट हमारा शुरुआत में था R0। ओके, अब थोड़े समय बाद हमें क्या देखना, हाफ लाइफ निकाल रहे हैं। हाफ लाइफ मतलब क्या हो गया, इसका आधा बचना चाहिए, तो धीरे धीरे रिएक्ट करेगा रिएक्ट करेगा रिएक्ट करेगा, और आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम ये हो गया R0/2। फाइनल कंसंट्रेशन कितना आ जा रहा है, फाइनल कंसंट्रेशन आ जा रहा है R0/2। समय जो लगेगा इस समय को क्या बोलेंगे, जितने समय में ये आधा हो गया है उस समय को बोलते हैं टी हाफ। टी हाफ को ही हाफ लाइफ बोला जाता है, ठीक है, टी हाफ को ही हाफ लाइफ बोला जाता है। तो मान लीजिए अगर निकालना है हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो कैसे निकालेंगे। तो अभी अभी आपने इक्वेशन देखा था जहां पे हमने क्या देखा था, R0 माइनस R दिस इज इक्वल टू के टी। ये इक्वेशन तो पहले R0 माइनस R दिस इज इक्वल टू के टी। अब देखो यहाँ पे सपोज करो हम चाहते हैं हाफ लाइफ निकालना, तो क्या करेंगे, जो फाइनल कंसंट्रेशन उसको रख देंगे R0/2, तो R0 माइनस R0/2 दिस इज इक्वल टू के, और टी की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, टी हाफ। टी हाफ क्यों, क्योंकि हाफ लाइफ निकाल रहे हैं ना, तो टी हाफ कर दिया, तो R0 माइनस R0/2 टी हाफ। अब क्या होगा, एलसीएम लेके माइनस करिए तो देखिएगा क्या, एक में से आधा जाएगा तो बचेगा आधा, एक में से आधा गया तो बचा आधा, मतलब R0/2 दिस इज इक्वल टू के टी का हाफ। तो यहां से हमको चाहिए टी हाफ, तो ये कितना हो गया R0/2 के। तो हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो आता है वो कितना होता है, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज R0/2 के। इस इक्वेशन की मदद से जो है हम हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। तो ये हो गया इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके,
इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को लेकर। थैंक यू।